प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरी तरफ से नमो नमः, नमस्कार, सुप्रभात एवं स्वागतम। बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यानों में हम व्याख्यान के रूप में अध्याय प्रथम, इकाई प्रथम एवं विषय के रूप में ऊष्मागतिक प्रथम को चुना था, जिसके विभिन्न शीर्षक, उपशीर्षक, पदाध्याय, क्रमों, पदों का हमने विस्तार से इस अध्याय में अध्ययन किया था। इस क्रम में हमने कक्ष में तंत्र, पारिपार्श्विक, परिसीमाएं, इसके बारे में, इन शीर्षकों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। उक्त शीर्षकों के अतिरिक्त हमने तंत्र के प्रकार, तंत्र के उप प्रकार, जिनमें बंद तंत्र, खुला तंत्र, ऊष्मारोधी तंत्र, समांगी तंत्र, विषमांगी तंत्र इत्यादि के बारे में भी विस्तार से चर्चा की थी। उक्त सब शीर्षकों के अलावा हमने तंत्र के गुणों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की थी। तंत्र की परिभाषा को भी हमने विस्तार से केंद्रित किया था। तंत्र के गुण क्या होते हैं, जिसको हमने दो विभागों में विगत व्याख्यानों में अध्ययन किया था, जिन्हें हमें मात्रात्मक या विस्तीर्ण गुण, विशिष्ट एवं घन के रूप में सुपरिभाषित किया था। उक्त के अतिरिक्त हमने ऊष्मागतिक प्रक्रम क्या होते हैं, ऊष्मागतिक प्रक्रम के प्रकार क्या होते हैं, जिन्हें मैं संक्षिप्त में फिर दोहराना चाहता हूँ। ऊष्मागतिक प्रक्रम में हमने समतापी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम का अध्ययन किया था, रुद्धोष प्रक्रम का अध्ययन किया था, चक्रीय प्रक्रम का अध्ययन किया था, उत्क्रमणीय प्रक्रम एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में विभिन्न परिभाषाएं सुपरिभाषित की थी। आदर्श गैसों के लिए ऊष्माधारिता Cp एवं Cv के मध्य, जिसे मेयर संबंध के व्यंजक के रूप में भी जाना जाता है, उसको भी ऊष्मागतिक अवस्थाओं चर के आधार पर व्युत्पन्न किया था। जूल प्रयोग के बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की थी। आने वाले व्याख्यानों में, आने वाले दिवसों में इन शीर्षकों के बारे में पुनः व्याख्यान प्रस्तुत किए जाएंगे। सबसे पहले तो मैं विगत दिवस में जो व्याख्यान जूल थॉमसन प्रयोग और जूल के बारे में हमने कक्ष में प्रतिपादित किए थे, प्रस्तुत किए थे, उन व्याख्यानों को पुनः मैं संक्षिप्त में आप सभी विद्यार्थियों के सामने संक्षिप्त में दोहराना चाहता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जूल थॉमसन प्रभाव मुख्य रूप से गैसों के द्रवण से संबंधित है और इसमें गैसों को उच्च दाब क्षेत्र से संरंध्र पात्र A के माध्यम से जब गैसों के निम्न दाब पर प्रवाहित किया जाता है तो गैसों के तापमान में कमी प्रेक्षित की जाती है, शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। यह प्रभाव जूल थॉमसन प्रभाव कहलाता है। उक्त के अतिरिक्त इससे समरूप मिलता जुलता दूसरा जो शीर्षक, जो कल हमने कक्ष में व्याख्यान हमने आयोजित किए थे, दूसरा जो इससे समरूप
शीर्षक वाला जो व्याख्यान था वो जूल प्रयोग पे था। हमने ये भी प्रतिपादित किया था कि जूल थॉम्सन प्रयोग और जूल प्रयोग दोनों अलग अलग शीर्षक हैं। जूल थॉम्सन प्रयोग के बारे में, इसके प्रमुख सैद्धांतिक उपयोग के बारे में सैद्धांतिक धारणा जो अभी मैंने आप सभी विद्यार्थियों को सुपरिभाषित की थी, इसके अलावा इस छात्र छात्राएं विद्यार्थी दोनों शीर्षकों को जूल थॉम्सन प्रयोग और जूल प्रयोग को एक ही समझ बैठते हैं, जबकि वस्तुस्थित स्थिति यह है जूल प्रयोग आंतरिक ऊर्जा का ताप के साथ संबंध को दर्शाता है। हमने कल ये भी बताया था आंतरिक ऊर्जा आयतन पर अनाश्रित होती है और ताप पर आश्रित होती है और ताप का ही फलन होता है। मुख्य रूप से जूल थॉम्सन प्रयोग गैसों के द्रवण से या रूपांतरित रूप में एक अवस्था, द्रव्य की एक अवस्था को दूसरे रूप में रूपांतरित करने वाला प्रयोग है, जबकि जूल प्रयोग आंतरिक ऊर्जा का तापमान पर निर्भरता वाला प्रयोग। इन दोनों को आने वाले वर्तमान में अभी हम जूल थॉम्सन प्रयोग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें 3 या 4 बिंदु सम्मिलित हैं। 3-4 बिंदुओं पर आने वाले व्याख्यानों में पुनः हम जूल प्रयोग और जो कुछ भी इसमें शीर्षक सम्मिलित है उनके बारे में आने वाले दिवसों में व्याख्यानों में पुनः दोहराएंगे, पुनरावृत्ति होगी, चर्चा करते हैं। तो चलिए आज का अभी का जो हमारा जिस पर हम व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो ये है जूल थॉम्सन प्रयोग। जूल थॉम्सन प्रयोग के बारे में कल हमने ये बताया था कि जूल थॉम्सन जो प्रयोग ये 3 बिंदुओं पर आधारित होता है। ए बिंदु जूल थॉम्सन उपकरण से संबंधित था। जूल थॉम्सन उपकरण जो है फिगर 1 में मैंने श्याम पट्टे पर जो है अंकित किया है। जूल थॉम्सन उपकरण जो इसमें प्रयोग में लिया गया था ए बिंदु में इसके सिद्धांत के रूप में, उसको श्याम पट्टे पर मैंने इसको आरेखित किया है। आप देखेंगे जूल थॉम्सन प्रयोग में एसएस डैश जो होता है, यहाँ पर आप जो एक लंबी छड़ के रूप में देख रहे हैं, ये एक एसएस डैश ऊष्मारोधी नलिका होती है। ऊष्मारोधी नलिका वो होती है जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। इसके अलावा बीच में जो है हम इसको मानेंगे दोनों तरफ से इसके मध्य में जो होता है, हम यहाँ पर ये चिन्हित करने की कोशिश करेंगे कि ये एसएस डैश जो है एक लंबी नलिका होती है, इसके मध्य में जो है एक सरंध्र पात्र जो है। यहाँ पर देखेंगे आप ये ए जो होता है जिसको मैंने एक चादर की सहायता से, एक शीट की सहायता से प्रदर्शित किया है। इसमें सरंध्र पात्र होता है, छिद्र का इसमें संयुग्मन होता है। तो ये जो शीट जो मैं ढक्कन ऊपर प्रस्तुत किया है, इसके दोनों तरफ जो है ये सरंध्र पात्र होता है। कुछ दूरी पर पिस्टन एक्स होता है और दूसरी दूरी पर जो है इसके एकदम नज़दीक में जो पिस्टन वाई संयुग्मित होता है। पुनः ए सरंध्र पात्र को दर्शाता है, इससे कुछ दूरी पर पिस्टन एक्स युग्मित होता है और इसके पास में ही इसके एकदम समीप तक पिस्टन वाई संयुग्मित होता है। थोड़ी दूरी पर जाकर के और ऊष्मा की प्रवाह की दिशा को पी से लेकर क्यू तक इसको जो है दर्शाया गया है। पी क्यू ऊष्मा प्रवाह की दिशा को बताता है। इसके 2 भागों में 2 बिंदुओं में पुनः उपविभाजित किया गया है, जहाँ पर पीजे जो है संपीड़न को बताता है और यहाँ पर जो है जेक्यू जो है यहाँ पर प्रसार भाग को दर्शाता है। पुनः पिस्टन एक्स ये एसएस डैश पूरी की पूरी ऊष्मारोधी नलिका, इसके ऊपर सरंध्र पात्र जोड़ा हुआ है, पिस्टन एक्स कुछ दूरी पर जोड़ा हुआ है और दूसरा जो पिस्टन है ये इस तरह से जो है इसके समीप जो है जुड़ा हुआ है। ये स्थिति जो है आपके सामने में एक प्रदर्शन के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। पिस्टन एक्स जो है कुछ दूरी से युग्मित है,
ये जो बॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये बॉक्स जो है एस डैश एक ऊष्मारोधी नलिका होती है जिसके ऊपर संयंत्र पात्र ए होता है। पिस्टन जो वाई है वो एकदम समीप युग्मित होता है। इसमें हम बीच में जो गैप होता है इसमें 1 मोल गैस को बढ़ते हैं। ये कल हमने विस्तार से जो है प्रकाश डाला था जूल थॉम्सन उपकरण के बारे में, विस्तृत आरेख फिगर 1 में दर्शाया गया है। इसका जो बी पार्ट जो था वो सिद्धांत से जुड़ा हुआ था, कल हमने डिस्कस किया था। सिद्धांत में प्रथम बिंदु जो था वो प्रथम बिंदु जो था इसके प्रभाव को दर्शाता है। इसका अगला वाला जो बिंदु ये था वो ये था कि संयंत्र पात्र एक के दोनों तरफ दाबांतर तापांतर के समानुपाती होता है, अर्थात डेल पी प्रत्यक्ष रूप से समानुपाती डेल टी के होता है। हमने ये भी बताया था कल वाले में, हमने ये भी किया था प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित तापमान होता है जिसके ऊपर ये तापन प्रभाव दर्शाती है, जिसके नीचे ये शीतल प्रभाव दर्शाती है। अतः वो ताप जिस पर न तो तापन प्रभाव उत्पन्न हो न शीतल प्रभाव उत्पन्न हो, ये तापमान जो है विक्रम ताप कहलाता है। इसको टी आई के द्वारा दर्शाया जाता है, आई फॉर इन्वर्शन होता है। अगला वाला पोस्टुलेट, अगला वाला जो अभिग्रहित था परिणाम का वो ये भी था कि हाइड्रोजन एवं हीलियम को छोड़कर के समस्त गैसें कमरे के तापमान पर जूल थॉम्सन प्रभाव को दर्शाती है। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए -80 डिग्री सेल्सियस और -240 डिग्री सेल्सियस तापमान इन्वर्शन यानी कि विक्रम ताप के रूप में दर्शाया गया है। नेक्स्ट वाला अगला वाला जो हमारे पास में जो इसका अभिग्रहित था महत्वपूर्ण था। वैसे तो सारे अभिग्रहित महत्वपूर्ण है लेकिन ये अभिग्रहित अति महत्वपूर्ण है। आदर्श गैस के लिए अणुओं के बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता, अतः इससे संबंधित जूल थॉम्सन गुणांक म्यू जेटी का मान 0 होता है। नेक्स्ट अगला वाला जो अभिग्रहित था वो कुछ इस तरह से था, वास्तविक गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण बल प्रभावी होता है, अतः इसका मान म्यू जेटी का मान 0 नहीं हो सकता। अब हमारे पास में जो है, अब चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि गैसों के तापमान में जो है गिरावट क्यों आती है। यदि हम यहाँ से इस जूल थॉम्सन प्रयोग में यदि हमने यहाँ पर जो संयंत्र पात्र ए लिया है, ऐसी स्थिति में जो शीतलता जो है तापमान में जो गिरावट है वो प्रेक्षित नहीं की जाएगी। जूल थॉम्सन प्रयोग को समझने के लिए इस थ्रोटल ए अर्थात संयंत्र पात्र ए का होना आवश्यक होता है, तभी गैसेस के तापमान में जो है कमी प्रेक्षित की जाएगी। जब गैसों को उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर, अब ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है, ऐसी सिचुएशन क्यों उत्पन्न होती है, इसको मैं एक दृष्टांत के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। माना कि ये वाला जो एक अणु मैं गैस कंसिडर कर रहा हूँ, ये ए अणु है, ये बी अणु है। गैसेस के जितने भी अणु हैं वो स्वतंत्र है विचरण करने के लिए, गति करने के लिए। और अब हम इसको पर एक्सटर्नल हम प्रैक्टिकली जो है एक बाह्य दाब हम अप्लाई करते हैं तो ये पिरोया जाएगा सूत्र की उत्पत्ति के रूप में। इसका अगला वाला जो है सिचुएशन कंडीशन जो है वो क्या होगी, इसका मूलभूत आधार ये है कि जब दोनों गैस है, जब इनके ऊपर कोई किसी भी तरह का अतिरिक्त दाब और बाह्य बल कार्य नहीं करता तो गैस के जो अणु है स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए, गति करने के लिए ब्रह्मांड में स्वतंत्र है, आज़ाद है। जब जैसे इनके ऊपर बाह्य प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो इनके बीच की दूरियां सिमटती भी जाती है और अणुओं के बीच जो स्वतंत्र थे वो गैप कम हो जाता है और ये स्टेट चेंज हो जाती है, गैस लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। इसी को हम सूत्र के रूप में पिरोएंगे। और अगला वाला जो है आज हम उत्पन्न करने जा रहे हैं सूत्र की उत्पत्ति। सूत्र की उत्पत्ति को कई भागों में विभाजित किया गया है। इसका पहला भाग फर्स्ट है, इसमें लिखा हुआ गया है एम डिपार्टमेंट में संपीड़न में पिस्टन एक्स द्वारा गैस पर किया गया कार्य W1 बराबर V1 to 0 P1 to dV। देखिए समझने की कोशिश करते हैं। इस दूरी पर जो है पिस्टन एक्स था। ऐसी स्थिति में हम इसको पुनः इस तरह से देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अब इस डिवाइस को मैं मान रहा हूँ जूल थॉम्सन के रूप में और ये इस तरह से इस तरह की कंडीशन है, इस तरह की सिचुएशन जो है इसमें अप्लाई होती है और अप्लाई होने के बाद में बीच में 1 मोल गैस को भरा जाता है और धीरे धीरे जो है ये पिस्टन एक्स जो है हम इसको संपीड़ित करते हुए जाते हैं। संपीड़ित करने पर जाहिर सी बात है इसमें कोई दो राय नहीं है, ये वाला जो पिस्टन अंदर जो गैस भरी हुई है एम विभाग में काम करेगा और ये वाली ऊष्मा गति घटना कहलाएगी। यहाँ पर संपीड़न की प्रारंभ में इतना वॉल्यूम था, V1 से लेकर के 0 आ जाता है। हम यूँ कह सकते हैं गणितीय समाकलित की सीमांत की शर्त लगाने पर
प्रारंभ से लेकर के अंत तक इसका आयतन जो है, ये आयतन जो है V1 से शून्य की तरफ हो जाएगा। इसको मैंने जो टूटी हुई जो यहाँ पर पिस्टन एक्स, इस पिस्टन एक्स को हम जब स्थानांतरण करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं, पहले तो ये था, ये सतत रेखाएं थी। जैसे पिस्टन को हम यहाँ पर लेकर के जाते हैं संयंत्र पात्र ए के नज़दीक, इसके समीप, तो ये आप ये देखेंगे जो टूटी हुई है ये असतत जो रेखाएं हैं, ये पिस्टन इस स्थिति को दर्शाती है कि पिस्टन एक्स अपनी स्थिति बदल चुका है, परिवर्तित कर चुका है, इसकी स्थिति बदल चुकी है। ये टूटी हुई असतत लाइन इस तरह को बताती है और इसी के आधार पर जो इसका आयतन प्रारंभ में V1 था अब शून्य हो जाता है। गणितीय फॉर्म लगाएंगे हम यहाँ पर। ऐसी स्थिति में W1 = V1, प्रारंभिक वॉल्यूम 0, P1 dV, P1 चूँकि यहाँ पर क्या है, एक स्थिरांक है, dV जो है इंटीग्रेशन dV, V जो है P1 बाहर निकालिए, स्थिरांक है V1 to 0, P1 0, इसमें हम जिस सीमाएं बढ़ते हैं तो माइनस P1 D1, यह आ जाता है W1 का मान। अब देखिए एक दूसरी घटना हम उसमें काम अप्लाई करते हैं। जैसे पिस्टन गैस को संपीड़ित करता है, पिस्टन वाई भी अपनी स्थिति बदलता है। यहाँ पर पिस्टन एक्स गैस पर कार्य कर रहा है, यहाँ पर गैस जो है वो दबाव बनाएगी और पिस्टन को जो है बाह्य दिशा में जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में इसको स्थापित करेगी। ये वाली घटना कहलाएगी प्रसार की। यहाँ पर गैस, यहाँ पर पिस्टन गैस पर कार्य कर रहा है एम विभाग में, जबकि एन विभाग में गैस जो है वो पिस्टन वाई पर कार्य कर रही है। ये वाली घटना प्रसार की कहलाएगी। यहाँ पर आयतन जो है एन विभाग में 0 था, 0 से इसका वॉल्यूम प्रसारित होकर के V2 हो जाता है। इसको हमने JQ दिशा के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। पुनः इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को हम जो देखते हैं वो इस तरह से समझते हैं, पिस्टन एक्स नज़दीक में आ गया और पिस्टन वाई दूर होता हुआ जा रहा है। प्रारंभ में इसका वॉल्यूम 0 था, अब इसका हो जाएगा V2 हो जाएगा। इसको गणितीय रूप में जो है हम इस तरह से समझते हैं। ये देखिए प्रसार में गैस द्वारा उल्टा हो रहा है, यहाँ पर व्युत्क्रम हो रहा है। एम डिपार्टमेंट का, एम विभाग का जस्ट व्युत्क्रम एनडी विभाग में हो रहा है। प्रसार में गैस द्वारा पिस्टन वाई पर किया गया कार्य। ऐसी स्थिति में ये P2 कांस्टेंट बाहर ले लिया। इस प्रारंभ में वो आयतन जो था एन विभाग में 0 था, V2 dV, समाकल dV का मान V होता है, सीमाओं को भरते हैं P2 V2 माइनस 0 P2 V2। आगे देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से प्रिय विद्यार्थियों कुल कार्य जो हुआ है दोनों को जोड़ देना, 1 + 2 P2 V2 माइनस P1 V1, P2 V2 माइनस P1 और V1 हो जाता है। इसको समीकरण नंबर 3 का है। पुनः संकेतों को समझिए। संपीड़न में जो वर्क प्रेक्षित किया गया है, दर्ज किया गया है, वो W1 था, प्रसार में W2 था और डेल्टा W जो है दोनों का योग था। तो डेल्टा W और W1 W2 W1 में यह मूलभूत अंतर था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, चूँकि SS डैश इंसुलेटेड का मतलब होता है ऊष्मारोधी होती है, ऊष्मारोधी है, ये हमने वहाँ पर लिखा हुआ है SS डैश। जो ट्यूब काम में ली गई है तो ऊष्मागतिक शर्त में डेल्टा Q बराबर 0 होगा। इसको हम समीकरण नंबर 4 कहते हैं। और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के शॉर्ट में लिखा है मैंने, प्रथम नियम से, ये ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है डेल्टा Q बराबर dU प्लस डेल्टा W। प्रिय विद्यार्थियों, आपको एक बात स्मरण करना चाहता हूँ, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यहाँ पर ऊष्मा जो है, यहाँ पर जो है पात फलन है और dU जो है अवस्था फलन है, SF है। डेल्टा W जो है यहाँ पर पथ फलन है, ये भी पथ फलन है, ये भी पथ फलन है। तो डेल्टा Q लिखेंगे आप इसको। अगर आप इस ढंग से लिखते हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेल्टा Q जो है, ये वाला जो प्रोसेस लिखने का तरीका होगा DQ, वो थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो गलत होगा, क्योंकि डेल्टा इसको आगामी व्याख्यानों में हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से DU जो होगा, अगर आप इस ढंग से लिखते हैं आप इसको डेल्टा U के प्रतीकात्मक रूप से, तो वो भी गलत होगा। सही अवस्था फलन पथ फलनों का, उनके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए है
हमने जो है डेल्टा क्यू लिखा है, डी क्यू नहीं लिखा है। ऊष्मागतिक सिद्धांतों के तथ्यों के आधार पर, उनकी प्रामाणिकता के आधार पर। इसी तरह से डी यू जो है वो डेल्टा यू के रूप में नहीं लिखा जाएगा। अगर लिखा जाता है तो ऐसी स्थिति में जो है वहाँ पर अवस्था चरों का एक रूप में दूसरे अवस्था चर तापमान T, दाब P और आयतन V, अवस्था चरों की अवस्था में जो है इनका अंत परिवर्तन अवस्था फलन का पात फलन के रूप में, SF का PF में, PF का SF में होगा। स्वतंत्र रूप से इनको जिस हिसाब से मैंने लिखा है यहाँ पर डेल्टा क्यू, इसके अकॉर्डिंग डेल्टा क्यू लिखा जाएगा। आने वाले व्याख्यानों में पुनः मैं दोहरा देना चाहता हूँ, अवस्था फलन और पथ फलन जो है अगर स्टूडेंट ने ये लिखा है तो ऊष्मागतिक सिद्धांत के आधार पर जो है वो उसका जो लिखने का जो प्रदर्शन जो होगा वो अमान्य होगा। आगे देखेंगे इसमें समीकरण नंबर 4 जो है हमने लगाते हैं, तो समीकरण नंबर 4 जो है डेल्टा क्यू बराबर Q0 डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। एरो के हिसाब से जाइए, आप एरो के हिसाब से शिफ्ट होंगे, ये डी यू बराबर माइनस डेल्टा डब्ल्यू के। डी यू जो होती है SF लिखा है मैंने, अवस्था फलन होती है, 1 और 2 अवस्थाओं को अप्लाई कर लेना। यहाँ पर ये समीकरण नंबर 7 जो है हमने मेंशन किया है, 7 और 3। इस DU में अवस्था फलनों की शर्त है U2 माइनस U1 और डेल्टा W 3। इस 7 और 3 को 6 में रखिए। आप देखने के पश्चात ये देखिए, आप श्याम पट्ट पर ऊपर कोने पर ठीक मेरे बाएं तरफ ऊपर की ओर देखिए, यहाँ पर मैंने DU का मान जो है यहाँ से उठाया है U2 माइनस U1, और ये ऋणात्मक चिन्ह जो है समीकरण नंबर 6 ये पहले से ही है। अंदर की तरफ जो है P2 माइनस U2 माइनस P1 V1, ऋणात्मक चिन्ह को अंदर ले जाइए और फिर से इनको 2 और 1 के रूप में इनका ग्रुप समूह बना दीजिए, जोड़ा बना दीजिए। U2 प्लस P2 ये द्वितीय पद हो जाएगा या प्रथम पद हो जाएगा। अब देखिए विगत व्याख्यानों में हमने ये परिभाषित किया था, एंथैल्पी 3 पदों का युग्मन होती है, अर्थात स्थिर दाब पर परिभाषित किया जाता है। H बराबर U प्लस PV, H2 बराबर U2 प्लस PV2, H1 इज इक्वल टू U1 प्लस P1। तो समीकरण नंबर 8 जो यहाँ पर हमने प्रतिपादित किए है, इसको द्वितीय पद का है, इसको प्रथम पद का है। H2 बराबर H1, H2 माइनस H1 बराबर 0, और अंत में इसकी इक्वेशन सूत्र की उत्पत्ति के रूप में एक अद्भुत, एक विशिष्ट, एक असाधारण नई प्रक्रम को जूल थॉम्सन प्रभाव व्युत्पन्न करता है, एक नई परिस्थिति को। ये वाला अभी इसके ठीक पिछले व्याख्यानों में मैंने बताया था, हमने ये प्रस्तुत किया था अपने व्याख्यानों में कि ऊष्मागतिक प्रक्रम कई तरह के होते हैं, जिसमें समदाबीय प्रक्रम, समायतनिक प्रक्रम, रुद्धोष्ण प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम, उत्क्रमणीय प्रक्रम, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। उन्हीं प्रक्रम की श्रेणी में जूल थॉम्सन ने एक नया वाला प्रक्रम इसके माध्यम से उत्पन्न किया, अर्थात रूपांतरित रूप में पुनः जूल थॉम्सन प्रभाव को हम सुपरिभाषित करते हैं कि जूल थॉम्सन प्रभाव स्थिर एंथैल्पी पर उत्पन्न होता है, अर्थात स्थिर एंथैल्पी पर जब गैसों को दाब के उच्च क्षेत्र से सरंध्रपात रेखा के माध्यम से निम्न क्षेत्र की ओर प्रवाहित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में गैसों के तापमान में गिरावट, कमी प्रेक्षित की जाती है, शीतल प्रभाव उत्पन्न होता है और द्रव्य की एक अवस्था दूसरी अवस्था में रूपांतरित होती है। यही जूल थॉम्सन प्रभाव कहलाता है। सूत्र की उत्पत्ति का ये पहला भाग हमने उत्पन्न किया है, जिसमें आपको सारे के सारे जो है ये जानकारी अलग अलग ऊष्मागतिक प्रक्रमों के माध्यम से, शर्तों के माध्यम से जूल थॉम्सन प्रभाव की पहले वाले भाग जो है हमने उत्पन्न किया था। कल हम जो व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे उसमें हम इसी से जुड़ा हुआ जूल थॉम्सन गुणांक म्यू जेटी की उत्पत्ति आदर्श गैस के लिए, वास्तविक गैस के लिए, एवं व्युत्क्रम ताप क्या होता है, इसकी उत्पत्ति क्या होती है, इसके गणनात्मक मान क्या होते हैं और गणनात्मक मान जो है परीक्षा में किस तरह से पूछे जाते हैं, ये पूरा का पूरा जो इसके आगे के जो उपशीर्षक है ये कल हम इसमें चर्चा करेंगे विस्तार से। और पुनः मैं दोहरा देता हूँ, जो कुछ भी शीर्षक और उपशीर्षक इस अध्याय ऊष्मागतिकी प्रथम में जो हमसे छूटे हैं, उनको आने वाले आगामी दिवसों में व्याख्यानों में
पुनः हम उनकी चर्चा करेंगे, अपना प्रकाश डालेंगे। कोटि कोटि धन्यवाद, आभार।